नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 9 जून 2020 है और हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए विचार के साथ। आज का विचार है, भलाई करते रहिए एक बहते पानी की तरह, क्योंकि बुराई एक कचड़े की तरह होती है जो अपने आप किनारे पर आ जाती है। गुडनेस डू इट लाइक रनिंग वाटर, बिकॉज evil is the trash that automatically comes out of the water। इस विचार का जो मतलब है वो ये है कि हमें अपने जीवन में भलाई उसी तरह करनी चाहिए जिस तरह नदी के अंदर पानी बहता है, कंटिन्यूअस, बिना रुके। ठीक है, इसका कारण ये है क्योंकि जब भी आपके संपर्क में कोई बुराई आती है, यदि आपकी कोई बुराई करता है या आपके पास कोई भी बुराई आती है, तो वो बुराई एक कचरे के समान, जिस तरह नदी के अंदर एक कचरा पानी के बहाव के कारण किनारे पर लग जाता है, वैसे ही बुराई भी हम में छू नहीं पाती। क्लियर? तो हमेशा भलाई करें एक बहते पानी की तरह, कभी भी किसी की बुराई ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। आज का पहला करंट अफेयर है, विच प्लेस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज उत्तराखंड्स न्यू समर कैपिटल। किस स्थान को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? आप सभी को पता है अभी तक हमारे देश में केवल एक ही राज्य था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर, जिसके पास उसकी 2 राजधानियाँ यानी 2 कैपिटल्स थीं। लेकिन अब एक उत्तराखंड भी हो गया है जिसके पास अब 2 कैपिटल्स हैं। ओके, इसकी पहले कैपिटल थी देहरादून, जो अब विंटर कैपिटल बन चुकी है। ओके, लेकिन अब इन्होंने एक नई समर कैपिटल बनाई है, तो वही हमें आंसर देना है क्या है। तो इधर ऑप्शंस हैं ऋषिकेश, काशीपुर, रामनगर और बराराइसन। ओके, जिसे गराइसन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर है गराइसन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए थोड़ा सा हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड को यदि हम इसको थोड़ा सा हम मैप को देखें तो इसकी लोकेशन के बारे में हम थोड़ा सा जान पाएंगे। इस उत्तराखंड के नॉर्थ वेस्ट में है आपके हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में है चाइना, साउथ ईस्ट में है नेपाल और साउथ वेस्ट में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर इसके वेस्ट में है हरियाणा। तो यहाँ पर इससे 3 इंडियन स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं और 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज यहाँ शेयर होती हैं। क्लियर? एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, कोई भी समुद्र से छूता नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की। तो गवर्नर है यहाँ पर बेबी रानी रॉय, साथ ही चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से, चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन, और उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा से हैं 70 सीट्स, राज्यसभा से हैं 3 सीट्स और लोकसभा से हैं 5 सीट। ठीक है, तो ये है यहाँ की थोड़ी सी मेन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। इसी के साथ बात करते हैं इसकी स्टेट की। तो इसकी स्टेट जो है वो 2 डिविजन्स में बटी हुई है। पहला है गढ़वाल, दूसरा है कुमाऊँ। ठीक है, यहाँ पर 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, साथ ही यहाँ की विंटर कैपिटल है देहरादून, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्टेट इज़ देहरादून ऑल्सो। द हाई कोर्ट ऑफ दिस स्टेट इज़ लोकेटेड इन नैनीताल। इसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? लोकेटेड नैनीताल में। बैराराइसन या गैराइसन चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसे उत्तराखंड की नई समर कैपिटल बोल दिया गया है या घोषित कर दिया गया है। लैंडमार्क डिसीजन मेक्स उत्तराखंड द सेकेंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर टू हैव 2 कैपिटल्स। ओके, मतलब उन्होंने ऐसा बोला है कि इस तरह का डिसीजन लेने वाली उत्तराखंड दूसरा राज्य है भारत का। इससे पहले जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जिसके पास उसकी 2 कैपिटल्स हैं। साथ ही उत्तराखंड का जो फॉर्मेशन हुआ था एज अ स्टेट 9 नवंबर 2000 में हुआ था। तो यही इसका स्टेटहुड डे है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेवरल लॉ मेकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव फॉर्म्ड एन इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस टू काउंटर विच नेशन। दुनिया भर में कई कानूनविद या सांसदों ने किस राष्ट्र का मुकाबला करने के लिए एक अंतर संसदीय गठबंधन बनाया है? तो यहाँ पर बात हम करते हैं कि अभी कुछ 8 कंट्रीज़ ने मिलकर एक पार्लियामेंट्री अलायंस किया है, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस, और ये एक नेशन के विरुद्ध किया गया है। तो हमें यही बताना है किस राष्ट्र के विरुद्ध किया है। तो आंसर है यहाँ पर चाइना।
चाइना के विरुद्ध ये गठबंधन बनाया गया है। थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। सीनियर लॉ मेकर्स फ्रॉम 8 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस एंड यूके हैव कम टुगेदर टू फॉर्म अ इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस टू काउंटर चाइना। एक्चुअली इसका फुल नेम है IPAC, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस टू काउंटर चाइना, ठीक है। तो ये हो गया इसका फुल नेम। तो इसका थोड़ा ये एब्रिविएशन याद कर लीजिएगा, बिकॉज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही बात करते हैं, हमें यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। तो इसका मेन एक मोटिव है, जो इसका एम है, एम क्या है चाइना का, इस गठबंधन का एम क्या है, चाइना के बढ़ते हुए डर को, यानी ग्रोइंग थ्रेट टू ग्लोबल ट्रेड, ह्यूमन राइट एंड सिक्योरिटी, मतलब चाइना के बढ़ते हुए डर पर नियंत्रण पाया जा सके। और डर भी किसके रिस्पेक्ट में, एक तो वैश्विक व्यापार यानी ग्लोबल ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में, मानव अधिकारों के रिस्पेक्ट में, और साथ ही सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के रिस्पेक्ट में। ये क्या करेगा, जो चाइना का बढ़ता हुआ डर है उसको ख़त्म करेगा, ठीक है। तो यही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ कोविड वायरस फ्री। अभी हाल ही में एक देश ने अपने आप को कोविड वायरस फ्री घोषित किया है, इसका नाम क्या है। नाम यहाँ पर होगा हमारा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में अपने आप को कोविड-19 से फ्री घोषित कर दिया है, ठीक है। तो बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड को यदि आप थोड़ा सा मैप में देखते हैं तो मैप के अंदर आप क्या पाएंगे कि न्यूजीलैंड इज़ लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। साथ ही दिस कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओके। फर्स्ट इज साउथ आइलैंड और सेकंड वन इज नॉर्थ आइलैंड, और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे कहा गया कुक स्ट्रेट, यानी कि कुक की जल संधि, ठीक है। साथ ही इसके जो ईस्ट में, या हम कह सकते हैं नॉर्थ में, इसके तस्मान सी है, वहीं इसके साउथ में पैसिफिक ओशियन है, ओके। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके थोड़े से लोगों के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं। कैपिटल है यहाँ की वेलिंगटन, लार्जेस्ट सिटी है ऑकलैंड, मोनार्की सिस्टम है यहाँ पर, इसलिए एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ पर भी क्या है, रानी है। गवर्नर जनरल है पैट्सी रेड्डी, और प्राइम मिनिस्टर है जैसिंडा आर्डर्न, ठीक है। करेंसी यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर, यहाँ पे करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, ओके स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्ड इंडियाज स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स एमंग लार्जर स्टेट। किस राज्य ने बड़े राज्यों में भारत के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अभी हाल ही में इंडियन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष यानी टॉप मोस्ट रैंकिंग ली है। तो यहाँ आंसर आएगा गुजरात। गुजरात ने यहाँ पर टॉप मोस्ट रैंकिंग ली है, क्लियर। तो बात करते हैं थोड़ा सा, गुजरात हैज टॉप्ड इंडियाज फूड सेफ्टी इंडेक्स एमंग लार्जर स्टेट वाइल गोवा ट्रैप्ड द इंडेक्स एमंग द ऑल स्टेट्स एज पर द इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय FSSAI on June 7, 2020. Gujarat was followed by Tamil Nadu and Maharashtra among the larger state in food security, and Goa was followed by Manipur and Meghalaya among the smaller state. मतलब उन्होंने ये बताया है इसमें कि जो गुजरात है, गुजरात को इस सूची में या इस इंडेक्स में टॉप मोस्ट रैंकिंग मिली है, और जबकि गोवा को यहाँ पर स्मॉल स्टेट्स के अंतर्गत सबसे टॉप मोस्ट रैंकिंग मिली है। ये जो इन्फॉर्मेशन ये FSSAI रिकॉर्ड करता है और बाद में पब्लिश करता है, क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ ही यहाँ पर गुजरात के बाद जो नेक्स्ट नंबर पे आया हुआ है तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र, ओके। तो ये लाइन से तीनों आए हैं। साथ ही स्मॉल स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया है, वहीं मणिपुर और मेघालय इसके बाद रेस्पेक्टिवली इस सूची में इनका नाम आया है। FSSAI ऑल्सो रिलीज ई हैंडबुक। इसने अभी FSSAI ने अभी एक ई हैंडबुक लॉन्च की है जिसका नाम है ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19, मतलब कोविड-19 के समय पर क्या हम अच्छा खाएं, इसके ऊपर इसने अभी एक बुक भी लॉन्च किया है। FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज FSSAI। ओके, इसके चेयरपर्सन है वर्तमान MS यानी मिस रीता तियोटिया और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं विच स्टेट टॉप्ड इंडियाज सॉरी एक मिनट विच स्टेट हैज़ मेड वंदे उत्कल जननी इट्स स्टेट सॉन्ग, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को अपना राज्य गीत बनाया है? अभी एक वंदे उत्कल जननी नाम से गीत इशू हुआ है जिसे अभी उड़ीसा ने अपना राष्ट्रीय यानी राज्य गीत बना दिया है। तो ये नाम है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में अभी वंदे उत्कल जननी को अपना राज्य गीत बनाया गया है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा उड़ीसा के बारे में। सो उड़ीसा का पहले आप मैप देख लीजिए। उड़ीसा में क्या दिख रहा है अभी? उड़ीसा के नॉर्थ वेस्ट में है छत्तीसगढ़, नॉर्थ में है झारखंड, लगभग हम नॉर्थ साउथ कह सकते हैं वेस्ट बंगाल है, और बाकी इसके साउथ ईस्ट में पूरा वे ऑफ बंगाल है। क्लियर? इसके साउथ और वेस्ट में क्या है? आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर तो कितने स्टेट्स हो गए आपके? 4 स्टेट्स। ठीक है, और इससे कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं होती, केवल इससे एक बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं। इसका स्टेटहुड डे होता है 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को इसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है और इस उड़ीसा का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद बात करते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल है यहाँ भुवनेश्वर, लार्जेस्ट स्टेट है यहाँ पर भुवनेश्वर ही, और डिस्ट्रिक्ट हैं 30। गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, और लेजिस्लेचर यहाँ पर जो विधानसभा है वो 147 सीट्स की, वहीं लोकसभा है 21 सीट्स की, राज्यसभा है 10 सीट्स की, और हाईकोर्ट है यहाँ का उड़ीसा में, उड़ीसा के कटक में। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट सिक्योरिटी विद विच नेशन टू बूस्ट कॉपरेशन इन द पावर सेक्टर। भारत ने हाल ही में एक बिजली क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्र के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर आएगा यहाँ पर डेनमार्क। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में डेनमार्क के संग एक MOU साइन हुआ है, और उस MOU का जो मेन उद्देश्य है वो है बिजली क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि बूस्ट कॉपरेशन इन पावर सेक्टर। ओके, सो यहाँ पर जो मेन कंट्री है जिसने इसमें भारत की मदद की है वो है डेनमार्क। ओके, सो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डेनमार्क के बारे में पढ़ने के लिए। सो डेनमार्क के लिए क्या बताया गया देखिए ज़रा। इंडिया एंड डेनमार्क हैव साइंड एन MOU टू डेवलप कॉपरेशन in the power sector. The main objective behind the agreement is to develop a strong, deep and long-term cooperation between the two countries in the power sector based on equality and reciprocity and mutual benefits. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि जो इंडिया और डेनमार्क है इन्होंने अभी एक MOU साइन किया है जिसका मेन उद्देश्य क्या है? टू डेवलप कॉपरेशन इन द पावर सेक्टर, पावर सेक्टर में सहयोग को बढ़ाना, उसके विकास को बढ़ाना। ठीक है, विकास में सहयोग को बढ़ाना। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका वो ये है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू बिहाइंड द एग्रीमेंट इज टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग डीप एंड लॉन्ग टर्म कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन द पावर सेक्टर। मतलब पावर सेक्टर के क्षेत्र में दो कंट्रीज का एक बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला कॉपरेशन हो, जिसमें वो अपने आप को मतलब इसके अंतर्गत क्या होगा कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें। ठीक है, इसका ये मेन मोटिव है। ओके, बात करते हैं यहाँ पे इसकी कैपिटल सिटी की, तो है कोपेनहेगन। ठीक है, कैपिटल सिटी भी है और लार्जेस्ट सिटी भी। मोनार्की सिस्टम है, मार्गरेट सेकंड यहाँ की क्या है? महारानी। ठीक है, मोनार्की सिस्टम है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मिटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, और करेंसी यहाँ की डैनिश क्रोन। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं थोड़ा सा डेनमार्क को। यहाँ आपको मैप के अंदर दिख सकता है, थोड़ा सा देखिए। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द डेनमार्क। ठीक, ये पूरा पार्ट किसका है? डेनमार्क का है, और इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक है सेंट्रल डेनमार्क, एक है नॉर्थर्न डेनमार्क। और एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा और है, एक मिनट, सॉरी एक गलती हो गई बच्चों। हुआ क्या है देखिए, जो डेनमार्क है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है।
ये पूरा क्लियर, ये पूरा डेनमार्क है और इसमें अपर पार्ट को नॉर्थ डेनमार्क, मिडिल को सेंट्रल डेनमार्क और लास्ट वाले को साउथ डेनमार्क घोषित किया गया है। ठीक, इसी के साथ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मैटी फ्रेडरिक्सन है और करेंसी यहाँ की दानिश क्रॉन। ठीक है, इसकी करेंसी क्या है, दानिश क्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ है हु हैज़ इंडिजीनियसली डेवलप्ड अर्पित एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड, जिसने अभी स्वदेशी रूप से अर्पित नाम की एक एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड विकसित किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर आएगा IAF। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने ये करिश्मा करके दिखाया है। ठीक है, द इंडियन एयरफोर्स हैज़ डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड ARPIT अर्पित एंड एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन। याद रखिएगा, ये एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। इसका जो एब्रीविएशन है ARPIT, इसका फुल फॉर्म क्या होगा वो हमें बताना है। तो A फॉर एयरबॉर्न, R फॉर रेस्क्यू, P फॉर पॉड, I फॉर आइसोलेटेड और T फॉर ट्रांसपोर्टेशन। रेस्क्यू पॉड विल बी यूटिलाइज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल इल पेशेंट एंड infectious disease including COVID-19 from the isolated, remote and high altitude areas। मतलब यही है कि इसका जो मेन फंडा है, इसका जो मेन काम है वो ये है कि जो इल पर्सन है, जो इन्फेक्टियस हैं इस डिसीज़ से, जो COVID-19 है उससे भी, तो उन सब को क्या करना, आइसोलेट करना, रिमोट यानी एक जगह से दूसरी जगह करना, और साथ ही हाई एल्टीट्यूड एरियाज, ओके, ये स्थापित करना उनका मेन काम है। Release also mentioned that to support Prime Minister Narendra Modi's call to Atmanirbhar Bharat, only indigenous material have been used to fabricate this pod. The design system has been developed a cost of 60,000 only. Okay. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है इसके बारे में नॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस अवार्ड रिचर्ड डॉकिन अवार्ड 2020? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आंसर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में समीर अंजान, गुलजार, जावेद अख्तर, अमिताभ भट्टाचार्य। तो आंसर आएगा यहाँ पर अमित भट्टाचार्य। अमित भट्टाचार्य। क्लियर? एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने अभी आपसे पूछा था कि इसमें जो हमारा प्रेस्टिजियस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है 2020 किस भारतीय को पहली बार मिला है? तो आंसर यहाँ पे आएगा जावेद अख्तर जी। ठीक है, जावेद अख्तर जी को ये पुरस्कार मिला है। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो मशहूर शायर और लेखक गीतकार हैं जावेद अख्तर जी, उनको ये रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय बन चुके हैं। ये जो पुरस्कार है विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर रखा गया है और 2003 से ये दिया जा रहा है इस समय। ठीक, ये पुरस्कार कैसे मतलब ये उन लोगों को देता है, उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देता है जिनका कहीं ना कहीं विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र में कोई योगदान रहा हो, साथ ही जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी भी एक धर्म के ना होना, मतलब किसी और दूसरे धर्म की बेइज्जती ना करना, उसकी निंदा ना करना। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हमारा भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मतलब वो किसी भी एक धर्म को नहीं मानता, उसके अंदर सभी धर्म समाये हुए हैं। ठीक है, तो एक ईश्वर नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप समझिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम चिरंजीवी सरजा पासेज अवे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट एट 39, ही इज़ फेमस फॉर। अभी हाल ही में चिरंजीवी सरजा का 39 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है और हमें ये बताना है कि वे प्रसिद्ध थे। अब प्रसिद्ध वो किस चीज़ के लिए थे? राइटर थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, पॉलिटिशियन थे या एक्टर थे? तो ये कौन थे? ये एक्टर थे। ठीक है, ये कौन थे? एक्टर। ये साउथ इंडियन मूवी जो थी उनके एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, ऑन विच पोजीशन मध्य प्रदेश हैज़ रिच्ड इन द कंट्री बाय परचेजिंग मोर देन 1.27 करोड़ मेट्रिक टन ऑफ व्हीट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब MSP पर
अभी तक सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदना किसके नाम पर गया है, मतलब किस राज्य ने सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदकर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो भी एमएसपी पर, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। तो एमएसपी पर 1.7 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदकर मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर पहुंच गया, हमें ये बताना है। तो पहले तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि जो एमएसपी है, एमएसपी पर 1.7 करोड़ से ज़्यादा का मैट्रिक टन, 1.727 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदकर मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बना दिया है, और ये करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पे फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश हैज़ रिच्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री बाय परचेजिंग मोर देन 1.27 करोड़ मेट्रिक टन ऑफ व्हीट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 1.27 करोड़ मेट्रिक टन खरीद कर जो मध्य प्रदेश है उसने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, और इसी कारण सबसे ज़्यादा परचेजिंग करने वाला ये राज्य बन गया है। एन ऑफिशियल ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक रिलेशन डेवलपमेंट said on Monday that on support price so far 127.6768 metric ton wheat has been procured in मध्य प्रदेश। उन्होंने ये बोला है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो रिलेशन डिपार्टमेंट है उसने भी बताया है कि जो मंडे को मध्य प्रदेश कंट्रियों में फर्स्ट नंबर पर आ चुका था वीट को खरीदने के मामले में, वो भी सपोर्ट प्राइस पर। ठीक है, सो फॉर दिस वैल्यू मतलब 1,27,67,628 मेट्रिक टन विट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश, इतना वीट प्रोड्यूस होता है। क्लियर। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी है क्या, ये भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। उससे पहले हम थोड़ा सा ये और जान लीजिए आप कि देश के सभी राज्यों में कुल गेहूं खरीद का 33% अकेला मध्य प्रदेश ने खरीदा है, और पंजाब यहाँ पर दूसरे स्थान पर है। दूसरा, पूरे देश में उन्होंने बताया कि 3,86,64,000 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया था। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं एमएसपी की तरफ। तो एमएसपी क्या होती है, एमएसपी क्या है, एमएसपी इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर। मतलब एमएसपी क्या है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और इसी एमएसपी पर क्या होता है कि फार्मर से क्रॉप को खरीदा जाता है। ठीक है, उसको डायरेक्टली फार्मर से खरीद लिया जाता है। दिस रेट इज टू सेफगार्ड द फार्मर टू अ मिनिमम प्रॉफिट फॉर द हार्वेस्ट। एक्चुअली होता क्या था कि किसान अपनी खेतों में से अनाज पैदा करता था, फिर बाद में उसे ज़मींदार या जो भी वहाँ होते थे उस समय बड़े बड़े लोग, उन लोगों को वो क्या कर देते थे, बेच देते थे कम दामों में। ठीक, और फिर यही ज़मींदार आगे चलकर भविष्य में जब यही वाला जो अनाज था इसको जब बाज़ार में बेचते थे तो इसे इसकी डबल कीमत से बेचते थे। मतलब फार्मर हर बार क्या करता था, धोखा खाता था और उसे नुकसान होता था, उसको पूरी फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती थी। इसी कारण एमएसपी लॉन्च किया गया, और एमएसपी में गवर्नमेंट पहले ही मतलब सीजन से पहले ही, मतलब जब उसने कटाई कर मतलब जब वो बो रहे होते हैं तो उसी समय ही क्या कर देती है, अनाज का एमएसपी डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, और द मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हम बता चुके हैं, और इट इज़ डिक्लेयर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द शोइंग सीजन। मतलब जब आप बुआई कर रहे हैं उस सीजन से पहले ही ये क्या कर देते हैं, उन सर्टेन क्रॉप्स के लिए अपनी वैल्यू मतलब बता देते हैं कि भाई वो उसका एमएसपी कितना होगा, कितने में ये खरीदा जाएगा। ठीक है, और ये सब कुछ जो डिसाइड करता है, ये जो रिकमेंडेशंस देता है, इसका नाम है CACP, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइस। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन विच डे ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व, किस दिन हम ब्रेन ट्यूमर डे बनाते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर डे बनाने वाला दिन है आपका कौन सा है बताइए, यहाँ पर होगा आपका 8 जून। क्लियर, 8 जून को हम ब्रेन ट्यूमर डे बनाते हैं।
और 8 जून को ही एक और दिवस था जो आपके लिए होमवर्क है, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि 8 जून को और कौन सा दिवस मनाया गया था। 8 जून, 7 जून को भी मनाया गया था, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं। ब्रेन ट्यूमर होता क्या है एक्चुअली? ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है, मस्तिष्क में होने वाली जो कोशिकाएं हैं उनका जमाव होना शुरू हो जाता है। कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और जमने लगती हैं, और ये जो ट्यूमर होता है ये जानलेवा भी हो सकता है। इसी के प्रति दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले कार्यक्रमों में ब्रेन ट्यूमर के लक्षण, कारण और उपचारों के बारे में बताया जाता है। क्लियर? इस दिवस को सबसे पहले 2000 में मनाया गया था, याद रखिएगा, और इसकी शुरुआत की गई थी जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन डाइचे हिर्नट्यूमर हिल्फ, ठीक है। थोड़ा सा नाम वैसा है कॉम्प्लिकेटेड, बट आप धीरे धीरे पढ़िएगा, आपको आ जाएगा। इन्होंने ही यहाँ पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी, और इस संघ का गठन जो हुआ है वो हुआ है 1988 में। 1988 में संघ का गठन हुआ है, और इस संघ में 14 देशों के 500 से ज़्यादा सदस्य शामिल हैं, ठीक है। इस संघ ने ही 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे घोषित किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्चुअली दिस इज़ अ न्यूज़ क्या बता रहे हैं ये कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया जम्मू में कैट बेंच को, ठीक है। कैट मीन्स क्या होता है, पहले तो हमें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो कैट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ओके, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ओके। सो ये है कैट का फुल फॉर्म। कैट का काम क्या होता है, तो उसका काम क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा देखिए। सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधित मामलों से विशेष रूप से निपटने के लिए जम्मू की कैट बेंच की स्थापना से न केवल विभिन्न न्यायालयों का बोझ कम होगा, और इस तरह के उन न्यायालयों का अन्य मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अधिक समय मिलेगा, और बल्कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी शिकायतों और सेवा मामलों के संबंध में त्वरित राहत भी मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दिन तक लटका दिया। पहले क्या होता था कि यदि किसी कर्मचारी की कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको किसी कारणवश किसी ने फंसवा दिया, तो उसके ऊपर जो जांच होती थी उसे होते 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 कई साल निकल जाते थे, है ना। तो उससे क्या होता था कि उसका भी मतलब टाइम वेस्ट होता था और बेइज्जती होती थी वो अलग। सो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कैट नाम के इस ट्रिब्यूनल की, इस न्यायाधिकरण की क्या कर दी, स्थापना की। और इसका काम ही है, ये नॉर्मल इंसानों के केस नहीं लड़ता है, इसका ये जो जांच करता है ये उन केसेस की करता है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, जिसमें से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के स्पेशली इनके जो होते हैं सेना लेवल पर, इन कर्मचारियों के लिए कैट ही काम करता है, ठीक है। तो कैट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी आर्टिकल 323 के ए में, ठीक है। और इसके ही 323 के बी में एक और है, वो है सेट, मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ये काम करता है केंद्र पर, और जो सेट है मतलब SAT, ये काम करता है स्टेट पर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसे एक एक्ट के थ्रू लाया गया था, और एक्ट का नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। साथ ही इसका जो डायरेक्टली सुपरविजन होता है वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के थ्रू। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के थ्रू इसका डायरेक्ट सुपरविजन होता है, ठीक। फिर आते हैं प्रिंसिपल सीट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज एट न्यू दिल्ली। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, जबकि इसकी 2 अलग ब्रांचेज हैं, सॉरी 2 नहीं है, 16 हैं एक्चुअली। पूरी होल ओवर कंट्री में इसकी 16 ब्रांचेज हैं, ठीक है। 16 इसकी बेंचेज हैं जो पूरे भारत में एस्टेब्लिश की जा चुकी हैं। साथ ही ट्रिब्यूनल में एक चेयरमैन होता है, और इसमें 65 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 33 मेंबर्स आपके जुडिशियल होते हैं, और 33 मेंबर्स यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से होते हैं, ठीक है। ये जो 33 मेंबर्स हैं इसमें चेयरमैन भी होता है, क्लियर। और यहाँ पे जो 33 हैं ये आपके जुडिशियल डिपार्टमेंट से ही होते हैं सारे, ठीक है, जुडिशियरी से ही होते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव से होते हैं, IAS IPS है ना, ये सारे लोग होते हैं यहाँ पर।
साथ ही यहाँ पे जो चेयरमैन बनता है वो होता है रिटायर्ड चीफ जस्टिस, मतलब कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को यहाँ पर चेयरमैन बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रेजेंटेड अ वर्चुअल सफारी ऑफ यूनिक वाइल्ड लाइफ ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू 29th वेबिनार अंडर लुक अपना देश सीरीज। अभी पर्यटन मंत्रालय ने लोगों के बाहर जाने पर तो रोक लगी है, तो पर्यटन मंत्रालय ने क्या किया है, एक वेबिनार लॉन्च किया है। वेबिनार जो वेब पर होता है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो इस वेबिनार का जो उद्देश्य है वो ये है कि मध्य प्रदेश के ही नहीं, मतलब यहाँ पे तो इन्होंने एक चीज़ के लिए बताया, जबकि ये यहाँ पर पूरे इंडिया के लिए है। ठीक है, पूरे इंडिया में जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में उनकी सफारी, मतलब वर्चुअल सफारी होगी वहाँ। मतलब आपको वहाँ जाना नहीं है, आपको जो भी दिखेगा वो सब कुछ स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह की वर्चुअल सफारी का अभी आयोजन किया है, जिसका नाम रखा है उन्होंने देखो अपना देश या लुक अपना देश। ठीक है, और सबसे पहला जो 29वां वेबिनार हुआ है, इस वेबिनार में मध्य प्रदेश को चुना गया है और मध्य प्रदेश के अनोखे वन्य जीवन की एक आभासी सफारी की प्रस्तुति दी जाएगी यहाँ पर। इस वेबिनार के द्वारा दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले समृद्ध हॉटस्पॉट में से एक का व्यापक वर्चुअल सफारी अनुभव प्रदान किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य, जिसे अतुल्य भारत के हृदय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जहाँ जहाँ जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो उन जगहों का वर्चुअल सफारी का अनुभव लोगों को दिया जाए। ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए याद रखिएगा, इसे अतुल्य भारत का हृदय भी कहा जाता है। ठीक, साथ में थोड़ा और देख लीजिए, कोविड-19 का पर्यटन पर प्रभाव पड़ने पर इन प्रभावों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन ने किराए वाले कारवां वाहनों की एक अवधारणा भी शुरू की है, जिसमें बिस्तर, फ्रिज, अन्य आवश्यक वस्तुओं की सभी सुविधाएं मौजूद होंगी एक ही वाहन में। ठीक है, और इससे क्या होगा, लोगों में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए वे अपनी यात्राओं के लिए होटलों में भी रहने की उनको आवश्यकता नहीं होगी, वे इन वाहनों को किराए पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक उन्होंने पहल शुरू की है। साथ ही 9 जून को होने वाली आगामी देखो अपना देश वेबिनार में छत्तीसगढ़ को चुना गया और छत्तीसगढ़ के छिपे हुए अनदेखे पहलुओं का प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करें तो ये 1967 में बनाई गई थी, 1967 में, और हेडक्वार्टर है यहाँ पर न्यू दिल्ली। और जो मिनिस्टर हैं यहाँ के वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल, और ये लोकसभा से मेंबर हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्चेस यूएनडीपी नेशनल अवेयरनेस कैंपेन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज। मतलब हाईवे पर जो मानव और पशुओं की मृत्यु होती है, तो उस मृत्यु की दर को रोक लगाने के लिए यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी ने, और हमारी जो जो मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्टर हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, तो नितिन गडकरी जी, इन्होंने अभी यूएनडीपी की इसी पहल का शुभारंभ किया, मतलब इसको लॉन्च किया। ठीक, ये लॉन्च कब किया गया था, ये किया गया था 5 जून को, जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, उस ओकेज़न पर ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पर लॉन्च करने वाले यूनियन मिनिस्टर हैं जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के हेड हैं इस समय, नाम है इनका नितिन गडकरी। और इन्होंने अभी ये जो पहल है, जो इनिशिएटिव है किसका, यूएनडीपी का, इसका भी इन्होंने लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया था इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, इसका जो मेन एम है वो है टू रिड्यूस और एलिमिनेट केसेस ऑफ डेथ ऑन द रोड पर जो डेथ हो रही हैं, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की हो, इन डेथ्स को रिड्यूस करना, इन डेथ्स को एलिमिनेट करना ही इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस होगा। और आज की आखिरी न्यूज़ है, ARCI एंड मैकिन्स डेवलप UVC बेस्ड मल्टीपर्पज डिसइंफेक्शन कैबिनेट फॉर कंटेनिंग सरफेस कॉन्टेमिनेशन ऑफ कोविड-19। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सॉरी ये यहाँ पे बेटा थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको यहाँ ये हिंदी मत पढ़िएगा, ये थोड़ा सा पिछला वाला ही क्वेश्चन आ गया है।
क्वेश्चन ये मतलब न्यूज़ ये है कि ARCI और मैकिन्स ने, ये दो एक कंपनीज हैं, इन दोनों ने मिलकर अभी क्या किया है, एक यूवीसी बेस्ड मल्टीपर्पज़ डिसइंफेक्शन कैबिनेट का तैयार किया है। एक कैबिनेट हमने आपको बताया था जिसको अल्ट्रा स्वच्छ नाम से जारी की मतलब लॉन्च किया था DRDO ने, ठीक है। वैसा ही एक कैबिनेट है जो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर बनाया है। इसका भी मेन काम होगा सरफेस कॉन्टेमिनेशन को ख़त्म करना, मतलब सतह पर जो वायरस है उसको ख़त्म करना, ठीक है। इसको बनाने में इनको 4 UVC लैंप लगे थे जो 30 वाट के थे, और वहीं 2 लैंप जो 15 वाट के हैं इससे में लगे हुए हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ARCI, ठीक है, और मैकिन्स इंडस्ट्री, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस कैबिनेट को विकसित किया है, इसे लॉन्च किया है, इसे बनाया है, इसे डिज़ाइन किया है। साथ ही इसका जो मेन काम है वो यही है कि सतह की संदूषण को रोकने के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाओं में गैर महत्वपूर्ण अस्पतालों की वस्तुओं प्रयोगशाला पहनने और PPE कीटाणु रहित रहेगा। मतलब इसमें क्या करेंगे वो कि जितनी भी थिंग्स हैं, जितने भी गैजेट्स हैं, या जितने भी प्रयोगशाला में पहनने वाले कपड़े हैं, इन सबको वो क्या कर देंगे, इसमें रखेंगे, और जिससे ये क्या कर देगा, इन सभी को डिसइंफेक्टेड कर देगा, ठीक है। इसमें हर कोई अपनी डोमेस्टिक आइटम्स को भी रख सकता है, ठीक है, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक। साथ ही दिस इन्वेंशन कम्स एमिड द ट्रांसमिशन थ्रू सरफेस कॉन्टेमिनेशन इज एन अनप्रेडिक्टेबल रिस्क इन विच कॉमन यूटिलिटीज प्ले अ की रोल इन स्प्रेडिंग द कोरोना वायरस। जो कॉमन यूटिलिटीज़ होती हैं जिन्हें एक से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें ही कोरोना वायरस को फैलाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है, और ऐसी सतह को ही डिसइंफेक्ट करना इस कैबिनेट का काम है। तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट बनेगा। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ subscribe my channel and press bell icon button to get new videos, okay। चलिए स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।